नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस नरेंद्र मोदी को देवताओं का भी राजा बताया था, वो जीतकर भी चुनाव हार गए हैं। 4 जून को आए नतीजों में बीजेपी को 240 सीटें मिली, जो बहुमत के 272 सीटों के आंकड़ों से 32 कम है। वहीं बीजेपी के सहयोगियों को मिलाकर एनडीए को कुल 293 सीटें आई हैं। इंडिया गठबंधन को 232 सीटें मिली हैं। ये लगभग तय है कि मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये क्यों कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जीत कर भी चुनाव हार गए हैं? आइए इसके कुछ कारण जानते हैं। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनका चेहरा, उनकी शख्सियत रही है, जिसे ब्रांड मोदी भी कहा जाता है। इस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ब्रांड मोदी ध्वस्त हो गया है। पिछले 10 साल में देश की जनता ने मोदी जी को भरपूर प्यार दिया। इतना प्यार 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद शायद ही किसी नेता को दिया गया हो। मोदी जी के तमाम गलती करने के बाद भी जनता उन्हें चुनाव पर चुनाव जिताई गई। नोटबंदी जिसमें 100 से ऊपर लोग मारे गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव जिताया उनको। कोरोना वायरस जैसी महामारी, किसान आंदोलन के बावजूद उन्हें चुनाव जिताए गए। सीए आंदोलन के बावजूद चुनाव जिताए गए। 2014 से 2019 तक कोई खास काम नहीं, बेरोजगारी को हटाने के लिए कोई खास काम नहीं करने, गरीबी को मिटाने के लिए कोई खास काम नहीं करने के बाद भी 2019 में देश की जनता ने उन्हें फिर मौका दिया। उन पर भरोसा जताया कि 5 साल कितने ही होते हैं, मोदी जी कुछ करेंगे। देश की जनता के प्यार के बदौलत मोदी जी के पास इतिहास बनाने का मौका था, लेकिन अपने अहंकार में उन्होंने मौका गवा दिया। जनता के घरों पर बुलडोजर चलते रहे, लेकिन मोदी जी चुप रहे। मणिपुर जलता रहा, मोदी जी चुप रहे। अयोध्या में सैकड़ों हजारों घरों को गिरा दिया गया, मोदी जी चुप रहे। अब कहा जा रहा है कि मोदी जी राम मंदिर बनाने के बाद भी अयोध्या में कैसे हार गए। गरीब और गरीब होते गए, उनका जीवन यापन मुश्किल हो गया, बेरोजगारी बढ़ती गई, युवा सड़कों पर आ गए, लेकिन मोदी जी चुप रहे। कुछ नहीं किया मोदी जी ने इन बेहद जरूरी मुद्दों के समाधान के लिए। उन्होंने जनता की औकात केवल 5 किलो राशन समझ ली। उन्होंने समझ लिया कि पेट्रोल पे 2 रुपए बढ़ाऊंगा घटाऊंगा, जनता उन्हें वोट दे देगी। सिलेंडर पर 200 रुपए घटाऊंगा बढ़ाऊंगा, जनता उन्हें वोट दे देगी। मोदी जी की भ्रष्टाचार विरोधी छवि रही, लेकिन कितने ही ऐसे नेताओं को वो अपने ही खेमे में ले आए, जिनको वो जेल भेजने की बात करते थे। जनता देखती सब है। जब मोदी जी ऊपर जा रहे थे तो ऐसी बात नहीं कि जनता ये नहीं देख रही थी, सब देख रही थी, लेकिन जनता तब माफ कर रही थी। जनता जब तक माफ करती है, लेकिन देखती सब है। इस मुगालते में कोई भी नेता न रहे कि जनता कुछ नहीं देखती। जब मोदी जी अपनी पीक पर थे, जब मोदी जी अपनी चरम पर थे, जब भी जनता देख रही थी कि कैसे गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, कैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, कैसे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कैसे विरोधियों को जेल में डाला जा रहा है, कैसे भ्रष्टाचार विरोधी छवि वाले मोदी जी के राज में भ्रष्टाचारियों को ही बीजेपी में शामिल किया जा रहा है, जनता सब देख रही थी। जब तक माफ किया, अब जनता ने माफ करना छोड़ दिया। इन सब बातों से ब्रांड मोदी बेहद कमजोर हो गया है और इसी का असर हमको चुनाव में देखने को मिला। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश में उनका खराब प्रदर्शन रहा। जिस उत्तर प्रदेश ने उन्हें पिछले 2 बार सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, इस बार उसी उत्तर प्रदेश ने उनको नीचे लाके पटक दिया है। इसका क्या कारण रहा? हमने जो ऊपर बताए हैं, उसके अलावा इसका एक बड़ा कारण दलितों की मोदी और बीजेपी से नाराजगी रही। 400 पार के नारे के बाद ये सवाल उठने लगे, क्या 400 पार करके मोदी जी संविधान को बदलेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे? दलितों में ये मैसेज किया कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई, अधिक सीटों के साथ सत्ता में आ गई, तो इस बार न संविधान बचेगा, न उनका आरक्षण बचेगा। मोदी जी कहते रहे, अमित शाह कहते रहे कि बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो आरक्षण को हाथ भी नहीं लगाएगी, संविधान को हाथ भी नहीं लगाएगी, लेकिन जनता ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्रांड मोदी कमजोर हो चुका था। मोदी जी कहते रहे कि संविधान को, आरक्षण को हाथ नहीं लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के दलितों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। ये ब्रांड मोदी के कमजोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। इसी कारण कहा जा रहा है कि ये मोदी की जीत नहीं, हार है।
एक और बात दोस्तों, इस बार मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है। मोदी अगर एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो इसका कारण नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दो लोग नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी रहे हैं एक समय पर। ये कांग्रेस के गठबंधन में भी रहे हैं। उन लोगों के भरोसे नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार चलानी पड़ेगी। मोदी जी ने, बीजेपी ने पूरे चुनाव में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। चंद्रबाबू नायडू ने अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिमों को आरक्षण देने का वादा किया है। नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि देश भर में जातिगत जनगणना हो। बीजेपी नहीं चाहती है, मोदी नहीं चाहती है। और ऐसे इन दो नेताओं की बदौलत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, ऐसे नेता जो मुद्दों पर बीजेपी से बिल्कुल, मोदी जी से बिल्कुल विपरीत राय रखते हैं, उनके बदौलत नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या ये जीत हुई? ये जीत कर भी हार है। नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में बीजेपी के लिए जनता से 370 सीटें मांगी थी। जनता ने उन्हें सीटें दी 240। ये उनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव है जनता का। उन्होंने सीटें मांगी 370, जनता ने दी 240। भले ये बहुमत के आसपास सीटें हो, आप कह सकते हो कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी 370 का दावा कर रहे थे। उन्होंने जनता से 370 सीटें मांगी थी और जनता ने उन्हें महज 240 सीटें दी। ये उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। दोस्तों, एक बात ये कही जा रही है कि बीजेपी की अकेले दम पर 240 सीटें आई हैं। इंडिया गठबंधन जिसमें कई पार्टियां शामिल हुई हैं, उनकी कुल मिलाकर 233 सीटें आई हैं। कहा जा रहा है कि एक अकेला मोदी इतने लोगों पर भारी पड़ गया, लेकिन मोदी अकेला नहीं था। मोदी के साथ पैसा था, सिस्टम था, ईडी थी, सीडी थी, चुनाव आयोग था, सब कुछ मोदी जी के साथ था। मोदी जी ये चुनाव अकेला नहीं लड़े। राजनीति में दोस्तों कहा जाता है कि आपके समर्थन में जनता कितनी भी हो, पैसा और संगठन बहुत मायने रखते हैं। मोदी जी ने, बीजेपी ने इस चुनाव में कितना पैसा किया, अपोजिशन से कितना 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना कितना पैसा खर्च किया। कोई बीजेपी के पास सबसे ज्यादा पैसा था, सबसे मजबूत संगठन था बीजेपी का, सिस्टम पूरा उनके साथ था, चुनाव आयोग तक उनके साथ था, मीडिया उनके साथ था, मीडिया उनके पैरों में नतमस्तक था, पुलिस का प्रकोप था, ईडी का प्रकोप था, सीडी का प्रकोप था। इसके बावजूद भी उनकी 240 सीटें आईं। अगर ये सिस्टम उनके साथ नहीं होता, उनके पास पैसा नहीं होता, संगठन नहीं होता, मुकाबला इतना एक तरफा नहीं होता, तो मोदी जी को 200 सीटों के भी लाले पड़ जाते। इसलिए ये 240 सीटें जीत नहीं है, हार हैं। ये समझ लीजिए कि एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में मैच था और जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को पानी पिला दिया। इसलिए कहा जा रहा है कि ये मोदी जी की जीत नहीं है, हार है। सब कुछ आपके कब्जे में होने के बावजूद भी मोदी अकेला नहीं लड़ा, मोदी जी इन सबके साथ मिलकर लड़ा। पैसा था, संगठन था, चुनाव आयोग था, ईडी थी, सीबीआई थी, पुलिस थी, मीडिया थी। इसके बावजूद भी आप केवल 240 सीटें लाए। अगर ये नहीं होते 200-150 सीटों के मोदी जी को लाले पड़ जाते। इसी कारण कहा जा रहा है कि ये मोदी जी की जीत नहीं, हार है। अब सवाल ये कि आगे क्या? अगर नरेंद्र मोदी जी को अपनी पुरानी साख वापस पानी है तो उन्हें बेरोजगारी का कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा, उन्हें गरीबों को राहत देनी होगी। विकास केवल करना नहीं है, करते हुए दिखाना भी है। ऐसे विकास का कोई मतलब नहीं है कि अमीर और अमीर होता जाए और गरीब और गरीब होता जाए, शेयर मार्केट बढ़ता रहे और गरीबों के घर खाने को कुछ ना हो। नरेंद्र मोदी जी को इस बार एक समान विकास करना होगा, ऐसा विकास जिससे गरीबों को भी लाभ मिले। अगर ये सब चीजें नहीं होती हैं अगले 2, 3, 4, 5 सालों में, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी पुरानी साख पाना वापस होगा। गरीबों को दिखना चाहिए कि वो गरीबी से बाहर निकल रहे हैं, गरीब बाहर निकलने चाहिए। अगर वो नहीं निकलते हैं, उनके जेब में पैसे नहीं आते हैं, महंगाई कम नहीं होती है, केवल धर्म का मुद्दा उठाने से मोदी जी अब चुनाव नहीं जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी को इन सभी चीज़ों पर काम करना होगा, तभी वो अपनी पुरानी साख वापस पा पाएंगे, तभी वो एक बार फिर 272 पार हो पाएंगे।